नमस्कार प्यारे साथियों, आशा है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आशा है कि आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और ऐसे ही लगे रहिए। जिस चीज़ की ख्वाहिश है एक दिन वो ज़रूर आपको मिलेगी। बस अपनी ईमानदारी से, सच्चाई से अपनी मेहनत को लगातार बनाए रखिए। तो चलिए, ये हमारी रिवीजन क्लास रहती है और आज एक और नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो हमारा क्लास 12 कक्षा 12 का चैप्टर जो है हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर को आज स्टार्ट करते हैं और ये हमारी रिवीजन क्लास रहेगी। और इस चैप्टर को हम ज़्यादा थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर को हम रिवीजन के तौर पर हम पढ़ रहे हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं और खूब ध्यान से इसको समझना है। और बहुत ही शानदार चैप्टर है, अक्सर इससे क्वेश्चन बनते हैं, ये सत्य बात है और बनना ही बनना है, ये असली बात है। चैप्टर का नाम हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। जो हमारी इकाई जो कक्षा विज्ञान की हमारी है आनुवंशिकी तथा विकास, कक्षा 12 की जो इकाई हमारी स्टार्ट हो रही है 7, जो इकाई नंबर 7 है और आनुवंशिकी तथा विकास, उसका पहला चैप्टर हमारा वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या है इस चैप्टर के अंतर्गत। तो जी हाँ, लीजिए आपके सामने पेश है हमारा ये एक रिवीजन क्लास के तौर पर चैप्टर जो दिया गया है, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इकाई नंबर 7 आनुवंशिकी तथा विकास। सबसे पहली मुख्य बात हमारी आती है कि आनुवंशिकी शब्द किसने दिया, तो यह शब्द दिया था हमारे वैज्ञानिक वेटसन ने। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कि वंशागति किसे कहते हैं। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जो पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को वंशागति कहते हैं। चलिए देखते हैं, एक तरफ चैप्टर हमारा क्या है कि एक हमारी ये पीढ़ी है, एक हमारी ये पीढ़ी है। इसी में हम लोग कुछ टॉपिक को कवर करके देखेंगे कि एक पीढ़ी यहाँ पर है और एक पीढ़ी ये वाली यहाँ पर है। ये हमारे जनक हैं, ठीक है, और इन्हीं की संतानें हमारी हैं, यानी कि संकर समझो गए दिन के संतानों को हम लोग संकर भी कह सकते हैं। तो जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण संचरित होते हैं, जैसे माता की 2 आँखें, हमारे भी 2 आँखें, पिता के 2 हाथ, हमारे भी 2 हाथ, ये लक्षण हमारे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण संचरित होते हैं उन्हें तो हम लोग कह देते हैं आनुवंशिकी, उसको हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता। जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं उसे हम लोग कहते हैं आनुवंशिकता, और उन्हीं लक्षणों को संचरित होने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग कह देते हैं आनुवंशिकी कह देते हैं, वंशागति कहते हैं, वंशागति कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग वंशागति कहते हैं। और जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं उनमें कुछ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कुछ पहुंचने पर परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, उसे ही हम लोग विविधता कहते हैं। देखते हैं इसी को पढ़ कर के क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का पहुंचना वंशागति कहलाता है तथा कुछ परिवर्तन आते हैं जिसे हम लोग विविधता कहते हैं। अगला है वंशागति तथा विविधता का अध्ययन जिसे होता है उसे हम लोग वह हमारा आनुवंशिकी कहलाता है। अगला टॉपिक हमारा है कि आनुवंशिकता के जनक, आनुवंशिकता क्या होती है, तो जनक के लक्षण या गुण उनकी संतति में जो संचरण होते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है आनुवंशिकता किसे कहते हैं, तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं उसे हम लोग आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे अभी हमने पिछले बात बताई कि जैसे 2 हाथ, 2 पैर, नाक, मुंह, कान, गला, ये सब चीज़ें जो हैं एक पीढ़ी से दूसरी, यानी हमको ये लक्षण जो प्राप्त होते हैं ये हमारे जनक से प्राप्त होते हैं। अगली बात आई है कि आनुवंशिकी के जनक कौन है। आनुवंशिकी के जनक जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, बेटसन को कहा जाता है। प्रायोगिक आनुवंशिकी के जनक मॉर्गन को कहा जाता है और मानव आनुवंशिकी के जनक गैरुड कहा जाता है। चलिए आनुवंशिकी से ही एक जुड़ा हुआ सवाल हम पढ़ते हैं कि जो परिवर्तन आते हैं कैसे, या उत्परिवर्तन जिसे हम लोग कहते हैं, परिवर्तन आते हैं कभी जन्म के पश्चात या जो जन्म से ही मिल जाते हैं। तो देखो कि कैनाबिलिक रोग होता है, ये हमारा रोग है जो मनुष्यों को ही खा जाते हैं उसे हम लोग कैनाबिलिक कहते हैं। जो मनुष्यों को ही खाने लगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनाबिलिक कहते हैं। देखिए हिरोशिमा पर क्या गिरा, उदाहरण में दिया गया
परमाणु बम गिरा, उसमें कैनाबिलिक परिवर्तन आए, मतलब जो हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीन में या अनुवांशिक पदार्थ में कुछ परिवर्तन हो गया, जिससे लोग क्या करने लगे, तो मनुष्यों को ही खाने लगे, जिससे हम लोग इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कह देते हैं। देखते हैं आगे। इस चैप्टर को पढ़ते हुए इसमें इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, या इस चैप्टर में कह दें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम पढ़ेंगे। तो दिया गया आनुवंशिकता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द दिया गया कि कारक या फैक्टर किसे कहते हैं, तो वे रसायन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, कारक। ये बात बताई थी हमारे वैज्ञानिक मेंडल ने। तो अगली बात उसी के आगे चर्चा चली तो कारकों है कि जॉनसन ने क्या बोल दिया, जीन कहा। इसी के आगे और चर्चा चली तो वैज्ञानिक मॉर्गन आए, उन्होंने जीन को ही कुछ सिंबल के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे बड़ी टी छोटी टी, ये चीज़ें जो होती हैं सिंबल हमारे जो प्रतीक होते हैं उसे हम लोग मॉर्गन ने क्या बोल दिया, सिंबल दे दिया, मतलब मॉर्गन ने जीन को ही क्या कह दिया, सिंबल। अगली बात है कि एलील किसे कहते हैं या युग्म, यह शब्द किसने दिया था, बेटसन ने दिया। एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, जैसे हमारी बात है कौन वाली, एक जोड़ी जीन, जैसे मान लिया कि हमारा दिया गया है बड़ी टी और इधर बड़ी टी, इन दोनों का प्रतीक मतलब अगर देखा जाता है तो इसको किसके रूप में लिया जाता है, लंबा के रूप में लिया जाता है, किसके रूप में, लंबा के रूप में। और इधर हमारा जो आ गया छोटी टी, इसको हम लोग प्रतीक के हमें मानते हैं बौना के रूप में मान देते हैं, काय के रूप में इसको कहते हैं, बौना। तो यही बात हमारी है कि जो एलील होते हैं, एक जोड़ी जीन जो एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, मतलब जोड़ी जीन कितने हैं, दो, लक्षण कितना है, एक, यही तो एक जोड़ी जो जीन होते हैं एक लक्षण को निर्धारित करते हैं, यही हमारा क्या कहलाते हैं, एलील कहलाते हैं। अगला हमारा आता है समयुग्मनज किसे कहते हैं, तो ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जोड़ी जीन समान होते हैं उसे समयुग्मनज या समयुग्मजी कहते हैं। जैसे हमारा अगली बात आई कि अगर बड़ी टी दोनों हैं, सिंबल कैसे हैं, बड़ी टी हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं समयुग्मजी। अब एक तरफ दिया बड़ी टी, एक तरफ दिया छोटी टी, तो इसे हम लोग कहते हैं विषमयुग्मजी। तो यही हमारी बात आई है कि समयुग्मनज क्या है, तो ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जोड़ी जीन जो समान होते हैं उसे हम लोग समयुग्मनज कहते हैं। देखिए बड़ी टी है, दोनों मिलकर क्या बन गए, बड़ी टी ही बनी है। तो इसी प्रकार अगली बात हमारी है कि विषम युग्मनज किससे कहते हैं, तो ऐसा युग्मनज जिसके अंदर एक जोड़ी जीन असमान होते हैं उसे हम लोग विषम युग्मनज कहते हैं, जैसे बड़ी टी और छोटी टी। अगली बात कि समयुग्मनज और विषम युग्मनज शब्द किसने दिया था, तो यह शब्द भी बेटसन ने दिया। अगली बात है कि लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप किसे कहते हैं, लक्षण प्रारूप क्या है और इंग्लिश में इसे हम लोग फिनोटाइप, अक्सर किताबों में हमारा जो लिखा था फिनोटाइप लिखा था, ये फिनोटाइप क्या था, तो एक जोड़ी जीन जो किसी लक्षण को अभिव्यक्त करते हैं उसे लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप कहते हैं। और अगला है जीन प्रारूप या जीनोटाइप, तो एक जोड़ी जीन को अभिव्यक्त करना जीनोटाइप कहलाता है। देखते इसको हम लिख कर के बाद समझते हैं। जैसे हमारा दिया गया है कि बड़ी टी है और बड़ी टी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ी टी और बड़ी टी हमारा जीनोटाइप है। ये क्या है, जीनों के समूह है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, जीनोटाइप कह देंगे। ठीक, इसे हम लोग क्या कह देंगे, इसी के जो द्वारा जो लक्षण प्रदर्शित हो रहा है जैसे लंबा, तो ये हमारा हो जाएगा जीनोटाइप और ये हमारा हो जाएगा फिनोटाइप। समझ गए, ये हमारी बात कौन सी हो जाएगी, हमारी फिनोटाइप की, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जो बड़ी टी जो हमारा सिंबल है, ये जीन है, इनको हम लोग कह देंगे जीनोटाइप, और इनके द्वारा जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे हम लोग कह देंगे फिनोटाइप। यही हमारा दिया गया है। अगली बात है हमारी संकर, तो जो जनकों के बीच जो हमारे क्रॉस कराने पर जो उत्पन्न संतानें होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। लेकिन संकर क्या है, तो जब तुलनात्मक लक्षण वाले दो जनकों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो इससे उत्पन्न संतति को हम लोग संकर कहते हैं। और इसी को जो संकर कराने की जो प्रक्रिया होती है, संकरण कराने क्या नाम, क्रॉस कराने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग संकरण कहते हैं। तुलनात्मक लक्षणों के मध्य क्रॉस कराने की प्रक्रिया को हम लोग संकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। देखिए, तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण शब्द रहे। अगली बात स्टार्ट होती है आगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेंडल के बारे में पढ़ना, या उनके कुछ कारण है। तो मेंडल का जन्म सन 1822 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु सन 1884 ईस्वी में हुई, जो ऑस्ट्रेलिया के पादरी वर्ग के थे। एक पादरी समझो कहते हैं, जिसे मतलब एक मठवासी जो होते हैं अपने गाँव यहाँ पर अपने शहर में, जैसे मतलब हम लोगों ने सुना होगा मठवासी, उसे हम लोग पादरी वर्ग जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं उसे पादरी वर्ग कहते थे। ठीक वही हमारा दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के पादरी वर्ग के थे। इन्होंने अपने कार्य पर किए गए मटर को दो प्रकार में, मतलब
इन्होंने जो अपना प्रयोग किया उसमें किस पौधे का प्रयोग किया? मटर का। तो इन्होंने अपने कार्य मटर पर किए, मटर क्या नाम, इन्होंने अपने कार्य मटर पर किए। मटर दो प्रकार की होती है, यानी इन्होंने जो अपने कार्य किए किस पर किए? मटर पर किए। मटर दो प्रकार की होती है। नंबर एक कौन है? उद्यान मटर। नंबर दो कौन है? जंगली मटर। तो उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम जो हमारा है पाइसम सटाइवम, जो हम लोग, ये आप सभी लोग, ये हमारे मार्केट में उपलब्ध होती है आसानी से, जो हम लोग सेवन करते हैं। इन्होंने जो हमारे मेंडल है, इन्होंने उद्यान मटर पर ही प्रयोग किया, जिसका रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। दूसरी मटर होती है जंगली मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम हमारा होता है लिथाइरस ओडोरेटस होता है। मेंडल ने उद्यान मटर पर सन 1856 से लेकर के 1863 तक अपना प्रयोग किया, या समझो अध्ययन किया। जो लगभग कितने वर्ष की यहाँ पर अध्ययन किया उन्होंने? 7 वर्ष तक अध्ययन किया। इनका कार्य एक पत्रिका में छपा, जिस पत्रिका का नाम नेचर ऑफ स्केंडर वेरिएशन वर्जन, वर्जन लिखा होगा यहाँ पर, वर्जन होगा, नेचर फॉर स्केंडर वर्जन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इनकी मृत्यु ब्रिटिश डिजीज रोग, यानी कि किडनी, देखा, ब्राइट डिजीज रोग, जो रोग कैसा होता है? किडनी। इनकी यानी कि जो इनकी मृत्यु हुई थी वो किडनी खराब होने से सन 1884 में हो गई थी। मेंडल के कार्य की जो 1900 में 3 वैज्ञानिकों ने पुनः खोज की, यानी कि जो इन्होंने यहाँ पर अध्ययन कर रहे थे मटर वाले चीज़ों पर, यहाँ पर सारा अध्ययन उन्होंने पूरा ना कर पाए। अपना अध्ययन करने के पश्चात इधर उधर मतलब लोगों को दिखाया, लेकिन लोग उस समय जो हमारे एक बहुत ही चर्चित वैज्ञानिक जो हमारे डार्विन रहे, लोगों का ध्यान उन पर था, तो लोगों ने मेंडल की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए उनके सन 1884 में इनकी मृत्यु होने के सन समझो कि 6 इधर और मतलब 14-15 साल बाद समझो, उसके पश्चात सन 1900 में जो दूसरे वैज्ञानिक 3 वैज्ञानिक आए, कौन कौन? कार्ल कारेंस, ह्यूगो डी व्रिच और वो क्या लिखा, इरविन एरिक वॉन सेरेमाक जो है। हाँ, तो इन्होंने मिलकर के फिर इन्होंने कार्यों पर अध्ययन किया, तब पता चला कि जो हमारे मंडल वैज्ञानिक बातें बता रहे थे वो सारी उनकी बातें सत्य थी। देखिए, मंडल की जो असफलता के कारण रहे, यानी कि जो उस समय जो जीते जी इनके चर्चा में बातें नहीं छप पाई, तो ये क्या है कि दूर संचार के माध्यम कम थे, यानी कि उस समय ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, जो अपना जो रिजल्ट ये लोग इन्होंने अध्ययन किया उस रिजल्ट को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचा सके, जो इनको मान सकें। ज़्यादातर वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन पर था। यही बात हमने बताई भी कि उस समय जो चर्चित वैज्ञानिक रहे वो कौन थे? हमारे डार्विन थे। मेंडल ने अपने रिजल्ट में गणित का प्रयोग किया, तो लोगों का मानना है कि ये भी था कि जो चीज़ें चल रही जीव विज्ञान की, इन्होंने ज़्यादातर प्रयोग किसका किया था? गणित का। मतलब ये अनुपात, फलाना ढिमाका, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रयोग की। कारक को ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाए, मतलब जो हमारे कारक जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरित होते हैं, ये बात मेंडल ने बताई, तो उनके बारे में इन्होंने ज़्यादा बातें बता नहीं पाए कि ये संचरित होता है तो क्यों, कैसे, क्या है, इसके बारे में इन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाई थी। आगे मेंडल की सफलता के कारण, फिर आगे मेंडल वहाँ चर्चित है, सफल हुए, कैसा, क्यों, क्या कारण हुआ जो सफल हो गए? मेंडल की सफलता के कारण रहे कि मेंडल ने अपने प्रयोग में जनक शुद्ध विपरीत लक्षण वाले जनक लिए। मेंडल ने अपने प्रयोग में केवल 1-2 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। सभी प्रयोग का आंकड़ा व्यवस्थित रखा। सफलता का कुछ श्रेय मटर को भी जाता है। दूसरा, मेंडल द्वारा चयनित मटर के पौधे के लक्षण व उनके वैकल्पिक रूप। मेंडल ने जो मटर के पौधे पर अध्ययन किया, वो कितने लक्षण थे हमारे? तो 7 लक्षण थे, 14 वैकल्पिक रूप। जो 7 लक्षण कौन? तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का रंग, बीज का आकार, फूल का रंग। तो तने की लंबाई लंबा होगा, बौना होगा, क्या होगा? लंबा और बौना होगा। फूल की स्थिति अच्छी या शीर्ष, मतलब या डालों पर या सबसे ऊपर वाले भाग पर होगा। फली का आकार फूला हुआ या सिकुड़ी हुई। फली का रंग हरा या पीला। बीज का रंग पीला या हरा। बीज का आकार गोल या झुर्रीदार। फूल का रंग बैंगनी व सफ़ेद। अगली बात है कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चुनाव, यानी मेंडल ने मटर के ही पौधों का प्रयोग क्यों किया? तो मटर का पौधा एक वर्षीय व आसानी से उग सकने वाला पौधा था। मेंडल प्रकृति में स्वपरागित मेंडल प्रकृति में स्वपरागित होता है। इसमें मेंडल नहीं, मटर प्रकृति में स्वपरागित होता है। ये गलत शब्द लिखा है यहाँ पर होगा मटर प्रकृति में स्वपरागित होता है। इसमें पर परागण आसानी से कराया जा सकता है। मटर एक लक्षण के लिए
अनेक किस्में उपलब्धि, मतलब जो एक लक्षण जैसे दिए दिए गए मटर के एक ये लक्षण वाला है, तो इस लक्षण के आकार की बहुत सारी मटर यहाँ पर उपलब्ध थी। केवल ये नहीं कि पृथ्वी पर एक ही मटर वही एक लक्षण होगा उसमें, नहीं, एक लक्षण की बहुत सारी मटरें उपलब्ध थी, ये बात बताई गई है। आगे देखते हैं। अगली बात हमारी स्टार्ट होती है कि एकल संकर क्रॉस क्या होता है। वह संकरण जिसमें किसी एक ही लक्षण के दो विपरीत रूपों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग एकल संकरण कहते हैं। जैसे एक हमारा हो जाएगा, मान लो ये वाला XX यानी कि एक जोड़ी जीन है, लक्षण कितना एक निकल रहा है, ये भी एक जोड़ी जीन है, लक्षण कितना एक निकल रहा है, ये भी एक जोड़ी जीन है, लक्षण कितना एक, ये भी जीन एक जोड़ी जीन है, लक्षण कितना एक। तो जब दो लक्षणों के बीच समझो क्रॉस कराया जाता है, दो विपरीत लक्षणों के बीच जब क्रॉस कराने की प्रक्रिया होती है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, एकल संकरण कहते हैं। एक प्रक्रिया होती है, दूसरी हमारे एक होता है आसान, इसको करने के लिए पुण्य वर्ग होता है। देखते हैं जो हमारा क्रॉस कराएगा, जैसे बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, ऐसे ऐसे करके ये हमारे 4 संतानें प्राप्त हुई हमको। इसी प्रकार हमारे देखो बड़ी टी छोटी टी, बड़ी टी छोटी टी, इनका क्रॉस कराएगा तो ये, इसका क्रॉस कराएगा तो ये, इसका साथ कराएगा तो ये, इसके साथ इसका कराएगा तो ये। तो जीनोटाइप हमारा कितना आ गया एक, यानी लक्षण पर, और फिनोटाइप जो हो गया 3:1 हो गया, 3 लंबे हो जाएंगे, एक हमारा बौना हो जाएगा। और जीनोटाइप रहेगा जो हमारा 1:2:1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 3 का ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, और एक हमारा हो जाता है बौना, बिल्कुल छोटी छोटी टी है। और बड़ी टी है, बड़ी टी छोटी टी, तो बड़ी टी हमारा प्रवाह लक्षण जो जिसके कारण सारे पौधे कैसे हो गए, लंबे हो गए। जीनोटाइप क्या हो जाती है, जिनका समूह तो एक बड़ा है, दो हमारे बड़े छोटे हैं, तो एक हमारा छोटा, ये लिख दिया गया, जीनोटाइप हमारा लिख दिया गया। ठीक है, तो आज की क्लास को हम इतना ही रखना चाहते हैं, और इस चैप्टर की जो फर्स्ट क्लास रहेगी और ध्यान से इसको समझिएगा, और जो चीज़ें अभी भी ना आप लोगों के समझ में आई हो उसको भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो अब एक स्क्रीनशॉट जो लेना चाहें बच्चे ले सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं, और दूसरा पेज हमारा ये आ सकता है, इसका आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये चीज़ें ऐसे। ठीक है, तीसरी बात हमारी इस पेज की भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं आसानी पढ़ने के लिए। और अगला पेज हमारा ये वाला भी है, इसको भी आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसका भी आसानी से ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और अगला चैप्टर हमारा ये, अगला सबसे फर्स्ट पेज हमारा ये, इसको आसानी से लेते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करना चाहते हैं, आगे की जानकारी हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। तो जितना पढ़ाया गया इसको ध्यान से समझिएगा, और जो चीज़ें ना सुनिए इसको कमेंट में करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।